हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज की इस वीडियो में हम लेखक गुरदयाल सिंह की आत्मकथा का एक अंश पढ़ेंगे जिसका नाम है सपनों के से दिन। बच्चों, पहले पार्ट में हमने बहुत सारी बातें उनके बारे में जानी कि किस प्रकार वो लोग खूब खेल कूद किया करते थे, कितनी भी पिटाई हो जाए फिर भी दूसरे दिन खेलने के लिए भाग जाते थे और स्कूल जाने से तो कतराते ही थे। साथ ही गर्मी की छुट्टियों का भी वर्णन किया है कि गर्मी की छुट्टियों में वो काफ़ी मस्ती किया करते थे। तो ये सारी बातें हमने पहले पार्ट में पढ़ा है। चलिए अब दूसरे पार्ट में देखते हैं क्या क्या है। गीले शरीर को गर्म रेत से खूब लथपथ कर उसी तरह भागते, किसी ऊंची जगह से तालाब में छलांग लगा देते, रेत को गंदले पानी से साफ कर फिर टीले के ऊपर भाग जाते। याद नहीं कि ऐसा 5-10 बार करते या 15-20 बार। तो लेखक कह रहे हैं कि गर्मी छुट्टी में वो खूब मज़े किया करते। कई बार तालाब में कूदकर ऐसे हाथ पांव हिलाने लगते जैसे बहुत अच्छे तैराक हों, परंतु 1-2 को छोड़ मेरे किसी साथी को तैरना नहीं आता था। कुछ तो हाथ पांव हिलाते हुए गहरे पानी में चले जाते तो दूसरे उन्हें बाहर आने के लिए किसी भैंस के सींग या दूम पकड़कर बाहर आने की सलाह देते, उन्हें ढांढस बंधाते। कूदते समय मुंह में गंदला पानी भर जाता तो बुरी तरह खांसते। कई बार ऐसा लगता कि सांस रुकने लगी है, परंतु हाय हाय करते किसी न किसी तरह तालाब के किनारे पहुंच जाते। तो इस तरीके से वो मस्तियाँ किया करते। फिर छुट्टियां बीतने लगती तो दिन गिनने लगते। प्रत्येक दिन डर बढ़ता चला जाता। अब ये डर किस बात का था? तो बच्चों, ये डर था स्कूल में जो हमें गर्मी छुट्टियों का होमवर्क दिया जाता है उसका। खेल कूद और तालाब में नहाना भी भूलने लगता। मास्टरों ने जो छुट्टियों में करने के लिए काम दिया होता उसका हिसाब लगाने लगते। जैसे हिसाब के मास्टर जी 200 से कम सवाल कभी न बताते। मन में हिसाब लगाते कि यदि 10 सवाल रोज निकालें तो 20 दिन में पूरे हो जाएंगे। जब ऐसा सोचना शुरू करते तो छुट्टियों का 1 महीना बाकी हुआ करता था, यानी सिर्फ 30 दिन उनके पास होता और होमवर्क जो था वो करने में उन्हें 20 दिन ही लगते। एक एक दिन गिनते 10 दिन खेल कूद में और बीत जाते, क्योंकि उन्हें तो होमवर्क 20 दिन में ही करना था। 10 दिन तो उनके पास एक्स्ट्रा था, तो वह 10 दिन और खेल कूद लेते। फिर 20 दिन बचता तो होमवर्क करने बैठते। अब देखिए, स्कूल की पिटाई का डर और बढ़ने लगता, परंतु डर भुलाने के लिए सोचते कि 10 की क्या बात है, सवाल तो 15 भी आसानी से रोज़ निकाले जा सकते हैं। अब सोच रहे हैं कि भैया अब 10 एक दिन में हम 15 सवाल कर लेंगे तो इससे हमारा काम जो है वो जल्दी जल्दी हो जाएगा। ये हम सभी सोचते हैं, तो ऐसा ही लेखक भी सोचा करते थे। जब ऐसा हिसाब लगाने लगते तो छुट्टियाँ कम होते होते जैसे भागने लगती, यानी दिन जल्दी जल्दी बीतने लगता। दिन बहुत छोटे होने लगते। ऐसा महसूस होता जैसे सूरज भागकर दोपहरी में छिप जाता हो। जैसे जैसे दिन छोटे होने लगते स्कूल का भय भी बढ़ने लगता। हमारे कितने ही सहपाठी ऐसे भी होते जो छुट्टियों का काम करने की बजाय मास्टरों की पिटाई अधिक सस्ता सौदा समझते। अब देखिए, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो छुट्टियों का काम नहीं करते, बल्कि वो ऐसा सोचते कि चलो कोई बात नहीं, मास्टर जी से मार खा लेंगे, लेकिन ये काम नहीं करेंगे। हम जो पिटाई से बहुत डरा करते उन बहादुरों की भांति ही सोचने लगते। अब लेखक कह रहे हैं कि भैया हमें तो पिटाई से बहुत डर लगता था, लेकिन हमारे कुछ दोस्त ऐसे थे तो हम उनकी तरह ही सोचने लगते कि चलो कोई बात नहीं, सर से पिटाई ही खा लेंगे। ऐसे समय में सबसे बड़ा नेता ओम हुआ करता जो उनके साथ खेलता था। हम सभी उसके बारे में सोचते कि हमारे में उस जैसा कौन था। कभी भी उस जैसा दूसरा लड़का नहीं ढूंढ पाते।
उसकी बातें, गालियाँ, मार पिटाई का ढंग तो अलग था ही, उसकी शक्ल सूरत भी सबसे अलग थी। हांडी जितना उसका बड़ा सिर था। हांडी जो एक बड़ा सा मटका होता है, लेखक कहते हैं कि ओम का सिर कैसा था? हांडी की तरह, मटके के जैसा बड़ा सा। ठिगने 4 बाल सीत के शरीर पर ऐसा लगता जैसे बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा हो। ओम जो था वह बहुत छोटा था। ठिगना यानी कि छोटा सा लड़का, नाटा कह सकते हैं। इतने बड़े शरीर में नारियल की सी आँखों वाला जब सांड की भांति फुफकारता, सिर झुकाकर किसी के पेट या छाती में मार देता, तो उससे दोगुने तिगुने शरीर वाले लड़के भी पीड़ा से चिल्लाने लगते। ले अब देखिए, ओम जो था वह छोटा सा था, लेकिन उसका सर बहुत बड़ा था। तो लेखक कह रहे हैं कि अगर वह किसी को मार दे तो क्या होता था? वह चिल्ला उठता था, दर्द से कराहने लगता था। हमें डर लगता कि किसी की छाती की पसली न तोड़ डाले। उसके सिर की टक्कर का नाम हमने रेल डब्बा रखा था। रेल तो आप सभी समझते होंगे, रेल यानी ट्रेन, जो अब इलेक्ट्रिक पे चलती है और पहले यह कोयले से चलती थी। रेल के इंजन की भांति बड़ा और भयंकर ही तो था ओम। हमारा स्कूल बहुत छोटा था, केवल छोटे छोटे 9 कमरे थे, जो अंग्रेजी के अक्षर H की भांति बने थे। दाईं ओर पहला कमरा हेडमास्टर साहब श्री मदन मोहन शर्मा जी का था, जिसके दरवाजे के आगे हमेशा चीक लटकी रहती थी। चीक बच्चों चटाई की तरह होता है, जिसे लोग पर्दे के रूप में भी इस्तेमाल किया करते थे। स्कूल की प्रेयर यानी प्रार्थना के समय हम बाहर आते और सीधी कतारों में कद के अनुसार खड़े लड़कों को देख उनका गोरा चेहरा खिल उठता। सारे अध्यापक लड़कों की तरह ही कतार बांधकर उनके पीछे खड़े होते। आप लोगों के स्कूल में भी जब प्रेयर या प्रार्थना होता है तो इसी तरह से होता होगा। लेखक कहते हैं केवल मास्टर प्रीतम चंद, जो पीटी के टीचर थे, लड़कों की कतारों के पीछे खड़े खड़े यह देखते कि कौन सा लड़का कतार में ठीक नहीं खड़ा है। उसकी घुड़की तथा ठुड्डों के भय से हम सभी कतार के पहले और आखिरी लड़के का ध्यान रखते, सीधे कतार में बने रहने का प्रयत्न करते। सीधी कतार के साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना होता था कि आगे पीछे खड़े लड़कों के बीच की दूरी भी एक सी हो, नहीं तो पीटी मास्टर बहुत पिटाई किया करते थे। सभी लड़के उस पीटी मास्टर से बहुत डरते थे, क्योंकि उन जितना सख्त अध्यापक न कभी किसी ने देखा न सुना था। यदि कोई लड़का अपना सिर भी इधर उधर हिला लेता या पांव से दूसरी पिंडली खुजलाने लगता तो वह उसकी ओर बाघ की तरफ झपट पड़ते और खाल खींचने के मुहावरे को प्रत्यक्ष करके दिखा देते। खाल खींचना यानी बहुत बुरी तरह पिटाई करना। परंतु हेडमास्टर शर्मा जी उसके बिल्कुल उलट स्वभाव के थे। वह 5वीं और 8वीं श्रेणी को अंग्रेजी स्वयं पढ़ाया करते थे। हमारे में से किसी को भी याद न था कि 5वीं श्रेणी में कभी भी उन्हें किसी गलती के कारण किसी की चमड़ी उधेड़ते देखा या सुना हो। अब देखिए, जो हेडमास्टर साहब थे शर्मा जी, वह बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे। वह बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते थे, उन्हें कभी मारते या पीटते नहीं थे। चमड़ी उधेड़ना यानी बुरी तरह से मारना पीटना। लेखक कहते हैं चमड़ी उधेड़ना हमारे लिए ऐसा था जैसे हमारे सरकारी मिडिल स्कूल का नाम। अधिक से अधिक वह गुस्से में बहुत जल्दी जल्दी आंखें झपकते और लंबे हाथ की उल्टी उंगलियों से एक चपत हमारी गाल पर मार देते, तो मेरे जैसे सबसे कमज़ोर शरीर वाले भी सिर झुकाकर मुंह नीचे किए हंस देते। वह चपत तो जैसे हमें भाई भीखे की नमकीन पापड़ी जैसे मज़ेदार लगती, जो तब पैसे की शायद 2 आ जाया करती।
अब देखिए प्रिंसिपल साहब की चपत की बात कर रहे हैं। चपत यानी थप्पड़ जब वो मारते थे, वो काफ़ी गुस्सैल थे नहीं, तो बच्चों को प्यार से ही पढ़ाते थे। कभी कभार जब उन्हें काफ़ी गुस्सा आता तो वह क्या करते थे, प्यार से एक चपत लगा देते, यानी एक थप्पड़ लगा देते। तो लेखक कह रहे हैं कि वो थप्पड़ हमारे लिए कैसा था। एक दुकानदार था भीखे, जिसके नमकीन पापड़ी की तरह मज़ेदार था, जो उस समय पैसे की 2 आया करती थी। परंतु तब भी स्कूल हमारे लिए ऐसी जगह न थी जहाँ खुशी से भागे जाएं। फिर भी कहते हैं कि भैया तब भी हम स्कूल जाना ही नहीं चाहते थे, हमें स्कूल से इतनी लगाव ही नहीं थी। पहली कच्ची श्रेणी से लेकर चौथी श्रेणी तक केवल 5-7 लड़कों को छोड़ हम सभी रोते चिल्लाते ही स्कूल जाया करते। परंतु कभी कभी ऐसे सभी स्थितियों के रहते स्कूल अच्छा भी लगने लगता। जब स्काउटिंग का अभ्यास करवाते समय पीटी साहब नीली पीली झंडियां हाथों में पकड़ाकर 1 2 3 कहते, झंडियां ऊपर नीचे दाएं बाएं करवाते, तो हवा में लहराती और फरफराती झंडियों के साथ खाकी वर्दियों तथा गले में 2 रंगे रुमाल लटकाए अभ्यास किया करते। हम कोई गलती ना करते तो वह अपनी चमकीली आंखें हल्के से झपकाते, कहते शाबाश, वेल बीइंग अगेन, 1 2 3 3 2 1। उनकी एक शाबाश ऐसे लगने लगता जैसे हमने किसी फौज के सभी तमगे जीत लिए हों। कभी यही एक शाबाश सभी मास्टरों की ओर से हमारे सभी कॉपियों पर साल भर की लिखी गुड्डो यानी गुड का बहुवचन से अधिक मूल्यवान लगने लगती। कभी ऐसा भी लगता कि कई साल की सख्त मेहनत से प्राप्त की पढ़ाई से पीटी साहब के डिसिप्लिन में रहकर प्राप्त की गुडविल बहुत बड़ी थी। परंतु यह भी एहसास रहता जैसे गुरुद्वारे का भाई जी कथा करते समय बताया करता कि सतगुरु के भय से ही प्रेम जागता है। ऐसे ही पीटी साहब के प्रति हमारी प्रेम की भावना जग जाती। अब देखिए लेखक पीटी साहब के बारे में इतनी सारी बातें बता रहे हैं क्योंकि पीटी साहब जो थे वो काफ़ी गुस्सैल स्वभाव के थे। उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, तो बच्चे उनसे क्या होते थे, डरते थे। तो लेखक कहते हैं कि जब वह हमारे काम से खुश होते और हमें शाबाशी देते तो हमें बहुत अच्छा लगता था। ऐसा महसूस होता जैसे हमने जंग जीत लिया हो। हर वर्ष अगली श्रेणी में प्रवेश करते समय मुझे पुरानी पुस्तकें मिला करती। हमारे हेडमास्टर शर्मा जी के एक लड़के को उसके घर जाकर पढ़ाया करते थे। वे धनाढ़ लोग थे। धनाढ़ कहने का अर्थ है यहाँ पे बच्चों, वे बहुत ही अमीर थे, धनवान थे। उनका लड़का मुझसे 1-2 साल बड़ा होने के कारण मेरे से एक श्रेणी आगे रहा। हर साल अप्रैल में जब पढ़ाई का नया साल आरंभ होता तो हेडमास्टर शर्मा जी उनकी 1 साल पुरानी पुस्तकें ले आते। हमारे घर में किसी को भी पढ़ाई में दिलचस्पी न थी। यदि नई किताबें लानी पड़ती तो शायद इसी बहाने पढ़ाई 3री-4थी श्रेणी में ही छूट जाती। अब देखिए लेखक के परिवार की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो उन्हें नई नई किताबें दें। इसलिए लेखक कहते हैं कि उनके घर में पढ़ाई से किसी को रुचि नहीं था और उनके जो हेडमास्टर साहब थे वो उन्हें पुरानी पुस्तकें पढ़ने के लिए दिया करते थे। तो कहते हैं कि अगर ऐसे ही मेरे लिए नए नए बुक्स आते तो मेरे माता पिता 3री-4थी से आगे मुझे पढ़ाते ही नहीं। कोई 7 साल स्कूल में रहा हो तो एक कारण पुरानी किताबें मिल जाना भी था। कहते हैं कि अगर मैं 7 साल तक स्कूल में पढ़ा हूँ तो इसका एक मेन कारण है कि मुझे पुरानी पुस्तकें जो हैं वो पढ़ने के लिए मिल जाती थी। कॉपियों, पेंसिलों, होल्डर या स्याही दवात में भी मुश्किल से 1-2 रुपए साल भर में खर्च हुआ करते। उस समय 1-2 रुपए में ही पूरा साल चल जाता था। फिर भी लोग 1-2 रुपए भी खर्च नहीं कर पाते थे क्योंकि उस समय 1-2 रुपए का बहुत ही महत्व था।
परंतु उस ज़माने में 1 रुपये भी बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। 1 रुपये में 1 सेर घी आया करता है। अब बच्चों 500 या 800-900 में 1 किलो घी आता है और 2 रुपये की 1 मन यानी 40 सेर गंदम। इसी कारण खाते पीते घरों के लड़के ही स्कूल जाया करते, यानी जो बच्चे अमीर परिवार के होते थे वही स्कूल में पढ़ा करते थे। गरीबों के पास इतना होता नहीं कि वो बच्चों को आगे पढ़ा सके। हमारे 2 परिवारों में मैं पहला लड़का था जो स्कूल जाने लगा था, परंतु किसी भी नई श्रेणी में जाने का ऐसा चाव कभी भी महसूस नहीं हुआ जिसका जिक्र कुछ लड़के किया करते। अजीब बात थी, मुझे नई कॉपियाँ और पुरानी पुस्तकों में से ऐसी गंध आने लगती कि मन बहुत उदास होने लगता था। इसका ठीक कारण तो कभी समझ में नहीं आया, परंतु जितनी भी मनोविज्ञान की जानकारी है उस अरुचि का कारण यही समझ में आया कि आगे की श्रेणी की कुछ मुश्किल पढ़ाई और नए मास्टरों की मार पीट का भय ही कहीं भीतर जमकर रहता था। तो बच्चों, दूसरे पार्ट में बस इतना ही। अगले पार्ट में हम इससे आगे पढ़ेंगे। ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।